श्री राम। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चे? स्वागत है बेटा आप सभी का आपके अपने और आपके सबसे प्यारे प्लेटफॉर्म विद्यागुल के ऊपर। मैं हूं प्यारे बच्चों आपकी रूपाली मैम और मैं आपको पढ़ाती हूं केमिस्ट्री। डन। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा आपके चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक कैप्सूल शॉर्ट, एक फास्ट ट्रैक रिवीजन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का फास्ट ट्रैक रिवीजन। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन से सेल होते हैं? जो आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल बिल्कुल इसके ऑपोजिट होते हैं। ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए? सबसे पहले ये सेल कैसे बना होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। इसको समझने के लिए जो सबसे कॉमन सेल है वो हम यूज करते हैं डेनियल सेल, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बेटा गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं और वोल्टिक सेल भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें दो हाफ सेल्स होते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका पहला हाफ सेल है और ये आपका दूसरा हाफ सेल है। पहले हाफ सेल में आपके पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसी में जिंक का इलेक्ट्रोड डला हुआ है, और इस तरफ आप देखिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड डला हुआ है। ये जो आपको रेड कलर की बेटा इन्वर्टेड ट्यूब दिख रही है, ये आपका सॉल्ट ब्रिज है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने एक वायर से कनेक्ट किया है और यहाँ पर लगाया है बल्ब। आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पता कैसे चलेगा? ये बल्ब बताएगा। जैसे ही ये रिएक्शन स्टार्ट होगा बल्ब जल जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि इस सेल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। सही है ना? तो देखो ये सारी चीजें यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन में ऐड कर दी हैं। आपकी वर्किंग कैसे होती है उसको समझिए। आपके लेफ्ट साइड के ऊपर एनोड प्रेजेंट है, जैसा कि जस्ट अभी हमने देखा। देखिए आपके इस सेल में लेफ्ट साइड के ऊपर एनोड प्रेजेंट है, और एनोड के ऊपर बच्चों होती है ऑक्सीडेशन। तो जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है। राइट साइड पर कैथोड है, कैथोड के ऊपर होती है रिडक्शन, तो यहाँ पर कॉपर की रिडक्शन हो रही है। ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है और ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं? देखिए आपके पास जिंक सॉलिड है और जिंक आयन है, दोनों को सेपरेट किया जाता है एक बार के साथ, और आपके दोनों हाफ सेल्स को सेपरेट किया जाता है दो लाइंस के साथ, टू लाइंस के साथ, जो हमें बेसिकली सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताता है। डन। जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को याद रखना है तो हमेशा याद रखिए प्यारे बच्चों एलोन। एलोन क्या है? एलोन है बेटा आपका एनोड लेफ्ट साइड पर है, इस पे ऑक्सीडेशन होगी और इस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट निमोनिक फॉर यू। अगर आपको ये याद हो गया ना तो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि सॉल्ट ब्रिज का बेसिकली रोल क्या है, हम यूज क्यों करते हैं सॉल्ट ब्रिज को? बेटा ये एक यू शेप ट्यूब है, इसके तीन काम हैं। पहला काम है इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, दूसरा है आपके आयंस की माइग्रेशन को होते रहे, मतलब मूवमेंट जो है आपके आयंस की वो होती रहे, और तीसरा है बेटा कि आपके जो सॉल्यूशंस है ना वो मिक्स ना हो, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ये क्या करता है बेसिकली, आपके पास जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जब यहाँ पर बहुत सारा जिंक 2 पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पर प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा सल्फेट नेगेटिव इकट्ठा हो जाएगा, तो उन दोनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज या एक्सेस चार्ज ना एक्यूमुलेट हो, वो इकट्ठा ना हो, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सॉल्ट ब्रिज जो है यूज किया जाता है। डन। चलिए यहाँ पर बेटा ये जो रोल है आपके सॉल्ट ब्रिज का ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और ऑलमोस्ट हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट बच्चों है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या होता है बेटा? पोटेंशियल, टेंडेंसी, पावर, आपके इलेक्ट्रोड की पावर इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की। देखिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी इलेक्ट्रोड की क्या पावर है इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने की, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, गेन कर रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल है। और अगर आपके सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी है, 1 है,
दैट मीन्स आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या होता है? आपके दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिफरेंस है, आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बीच में जो डिफरेंस आता है वो आपका सेल पोटेंशियल है। ई राइट माइनस ई लेफ्ट, राइट के ऊपर कैथोड, लेफ्ट के ऊपर एनोड। डन। अच्छा, हम कभी भी बेटा किसी भी इंडिविजुअल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते हैं, हमेशा एक पूरा सेल बनाना पड़ेगा और फिर ही आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर पाओगे। सो हमने क्या किया, हर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेल बना लिया जिसका नाम हमने रखा शी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो बाय डिफॉल्ट हमने 0 सेट कर दिया। तो जो भी आपके सेल पर, जो भी आपका फुल सेल था उस पर जो भी वोल्टेज आती थी वो दूसरे वाले हाफ सेल की हो जाती थी। डन है जी। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या कहती है? अब हमने क्या किया, हमारे शी को यूज करके सारे हाफ सेल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया। तो उन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को जब उन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया और उसमें बाय डिफॉल्ट हमने रिडक्शन पोटेंशियल उठा लिया। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल उठा रहे हैं और उनको जब हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया तो उस सीरीज को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। चलिए, अच्छा, इसके बाद आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और इलेक्ट्रोलिसिस की हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है बेटा? ये प्योरिफिकेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि चांदी के गहने हैं उनके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया जाता है ना, वही इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस होता है जो आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल के थ्रू किया जाता है। कुछ इस तरीके का आपका सेल दिखता है। इस सेल में क्या है, आपके पास एक ही बीकर है, उसमें दोनों इलेक्ट्रोड्स डाल दिए गए हैं। बस ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से थोड़ा सा अलग है। उसमें आपका एनोड लेफ्ट पर था, यहाँ पर एनोड राइट के ऊपर है, और कैथोड जो है इसमें लेफ्ट के ऊपर है। उसमें एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इसमें एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर आपने एलोन याद कर लिया तो यहाँ पर भी ये छोटी छोटी चीजें आप लोग याद कर लेंगे, है ना। अच्छा, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड्स आपके कॉपर की हैं, एक इम्प्योर है एक प्योर है। तो होगा क्या, जो इम्प्योर वाली आपकी रॉड है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव निकलेगा और ये कॉपर 2 पॉजिटिव इस रॉड के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। तो इम्प्योर से प्योर मेटल आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया और आपका प्योरिफिकेशन प्रोसेस हो गया। इसी तरीके से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिल्वर लगा ली, यहाँ पर मैंने गोल्ड लगा लिया, तो गोल्ड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो निकलकर, जो गोल्ड के आयंस है वो निकलकर सिल्वर के ऊपर चढ़ रहे हैं और ये आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है। डन है जी। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इसमें आपके पास किस तरीके से लेफ्ट साइड पर जो आपका एनोड है उसके ऊपर क्या है, कैथोड के ऊपर क्या है, क्या रिएक्शन होगी, वो सारी चीजें यहाँ पर गिवन है। इसके बाद बेटा आपके पास टॉपिक है बैटरीज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बैटरीज क्या होती हैं? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अरेंजमेंट है। बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को सीरीज में लगाया जाता है बैटरीज में। 2 तरीके की बैटरीज होती हैं, प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज वो होती हैं जो एक ही बार हम यूज कर सकते हैं, रिचार्जेबल नहीं होती, जैसी खत्म हो गई इसको फेंकना पड़ता है। सेकेंडरी बैटरीज वो बैटरीज होती हैं जिनको आप रिचार्ज करके बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे आपके घरों में जो क्लॉक में सेल डलता है वो कौन सा सेल होता है? वो नॉन रिचार्जेबल है ना, प्राइमरी बैटरी है बेटा, वो यही सेल है। इसको यूज करके हम फेंक देते हैं। लेकिन जो ये मैंने माइक पहना हुआ है, इसमें ये जो हमने सेल डाला हुआ है ना, ये रिचार्जेबल सेल है, हम इसको रिचार्ज कर करके यूज करते हैं, तो ये सेकेंडरी बैटरी है। अच्छा, इसमें पहला एग्जांपल आपका ड्राई सेल और लेक्लांचे सेल का है जो आपके घरों में यूज होता है। इसके एनोड और कैथोड की जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, उसको नोट डाउन कर लेना। ये आपका बटन सेल, मरकरी सेल जो होता है, इसको मरकरी सेल बोलते हैं, आप लोग इसको बटन सेल के नाम से जानते होंगे, जो आपकी वॉचेस में डलता है। एनोड के ऊपर क्या होता है देख लीजिए, कैथोड के ऊपर क्या होता है, यही बस इंपॉर्टेंट है। एनोड के ऊपर जिंक है, कैथोड के ऊपर क्या है, मरकरी ऑक्साइड है।
आपकी सेकेंडरी बैटरीज में सबसे पहली जो बैटरी है ये इन्वर्टर वाली बैटरी है, जो आपके घरों में भी आप लोग यूज करते हैं। अच्छा, इनकी रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, एक दो बार पूछी गई हैं। इसको लेड स्टोरेज बैटरीज बोलते हैं, और ये जो आपकी रिएक्शंस है इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी बार पूछी जा चुकी हैं। नेक्स्ट है बेटा निकल कैडमियम सेल। आपने देखे होंगे जिनके घरों में गीजर्स लगे होंगे ना, जो हमारे बिजली वाले गीजर्स होते हैं उसमें भी, और जो हमारे गैस गीजर्स होते हैं उसमें भी बड़े बड़े मोटे मोटे सेल डलते हैं, है ना। वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं बेटा, वो वाले सेल जो होते हैं। वो रिचार्जेबल नॉन रिचार्जेबल दोनों आते हैं। ये रिचार्जेबल वाला है निकल कैडमियम सेल। इसमें निकल और कैडमियम को हम यूज करते हैं। आपका यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट दिखाया गया और दिखाया गया है कि इन दोनों के बीच में सेपरेटर है। अच्छा, क्या मैम डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है? नहीं बेटा, डायग्राम्स इंपॉर्टेंट नहीं है। रिएक्शंस में भी सबसे इंपॉर्टेंट है लेड स्टोरेज बैटरी वाली जो रिएक्शंस है, तो उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। उसके बाद फ्यूल सेल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है। ये आपके पास कैसा सेल होता है? ये भी अगेन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, लेकिन इसमें एक बड़ी कमाल की चीज है कि इसकी जो रिएक्टेंट्स है ना वो बहुत अलग हैं। इसमें हाइड्रोजन, मीथेन और मीथेनॉल हम यूज करते हैं, और यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट निकलता है, मतलब जो वेस्ट निकलता है, वो वाटर है। तो ये एनवायरनमेंट को खराब नहीं करता ये फ्यूल सेल, तो इसको इको फ्रेंडली सेल्स बोलते हैं। और पहली बार ये अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज हुआ था, और इस सेल का जो बाय प्रोडक्ट वाटर है उसको कंडेंस करके हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स थे उनके लिए पानी का बंदोबस्त किया गया था इस सेल के जरिए। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस डाला, यहाँ से ऑक्सीजन गैस डाला, ये एनोड है, ये कैथोड है, यहाँ से बाय प्रोडक्ट आपका बाहर निकल गया। सो देखिए ये आपका बिल्कुल सिंपल सा सेल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा कोरोजन क्या होता है? जो आपके पास रस्टिंग होती है, जिसको कॉमनली आप रस्टिंग कहते हैं, वो कोरोजन है। इसमें एनोड के ऊपर कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा? अगेन इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो हमारे पास यहाँ पे बनेगा फेरस आयन जो बनेगा ना, वो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और आपको क्या देगा? फेरिक ऑक्साइड देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि रस्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है Fe2O3 x मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसको कैसे रोका जा सकता है? इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे पेंटिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो, प्लास्टिक कोटिंग कर दो, इनामल की कोटिंग कर दो। इससे क्या होता है कि रस्टिंग थोड़ी सी लेट होती है, रस्टिंग रुक भी जाती है बहुत सारे केसेस में। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है गैल्वेनाइजेशन या सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इसमें क्या करते हैं ना कि जैसे आपका कोई आयरन रॉड है, उसके ऊपर कोई ऐसी प्लेटिंग कर देते हैं, ऐसी मेटल की प्लेटिंग कर देते हैं, जो मेटल है वही रस्टिंग प्रोसेस कर लेती है, वो खुद को सेक्रीफाइस कर देती है, और जो अंदर आपका आयरन है उसको सुरक्षित रखती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। चलिए, नेक्स्ट आपके पास इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप इक्वेशन भी बोल सकते हैं, नर्ट्स इक्वेशन। ये क्या है आपके पास? ये बेसिकली बच्चों, ये आपके पास ई सेल और ई नॉट सेल के बीच में एक रिलेशनशिप बताती है, या ई सेल और आपके पास जो आपकी कॉन्सेंट्रेशंस हैं उसके बीच में एक रिलेशन बताती है। इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स आएंगे, सीधा न्यूमेरिकल्स आएंगे और कुछ नहीं पूछेगा। इसी के साथ साथ अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, इसी का डिराइव्ड वर्जन है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट कंडक्टेंस है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस की। आपके पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें बहुत सारे आयंस होते हैं ना, वो कंडक्टेंस शो करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आयंस मूव करते हैं, चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से क्या होगा? कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी, है ना। यहाँ पर ये दो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है बेटा। रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है? रो एल अपॉन ए के, और जो के है वो कंडक्टिविटी है जो रो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसके क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, और फिर इसको रिलेट किया जाता है इस फॉर्मूला से जो मोलर कंडक्टेंस का है, और इसका डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। किसके इक्वल होता है? It is defined as conductance of all ions produced from 1 mole of electrolyte in a given volume of solution. Important, very important। तो बहुत ध्यान से बच्चों यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी को याद कर लीजिएगा। इसके यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स सीधा भी पूछे गए हैं बहुत बार, और फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही है, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अच्छा,
ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है भाई, 2-3 नंबर के क्वेश्चन में काफी बार पूछ लेता है कि आपकी कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करती है। तो देखिए आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो है अगर हम उसको डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, पानी डाल रहे हैं ना, उसको पतला कर रहे हैं, तो डाइल्यूशन बढ़ाने से आपकी कंडक्टिविटी कम होती है, मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। नोट डाउन कर लीजिए, याद रखिए। और जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो पहुंचने वाली होती है उस टाइम के ऊपर आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है हम उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में आपकी कंडक्टिविटी और आपकी मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में ये एक इक्वेशन है जो इंपॉर्टेंट है, और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में भी सेम आपके पास आपकी मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है। आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ दिया गया है, लेकिन रिलेशनशिप यहाँ पर आपके पास आप ये भी बोल सकते हैं मोलर और लिमिटिंग का भी है और मोलर और कॉन्सेंट्रेशन का भी है। इसके बाद बच्चों आपके पास है कोलराज लॉ, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इतनी बार पूछा जाता है, डायरेक्ट बिल्कुल यही चीज पूछते हैं जो इस स्लाइड के ऊपर लिखी गई है, डिफाइन और व्हाट इज करके पूछेगा। होता क्या है देखिए बेटा, ये लॉ क्या कहता है कि जो आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो आप सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के इक्वल लिख सकते हैं। ये क्या कहना चाहता है, जब कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, जब आपके आयंस बहुत दूर दूर होते हैं ना तो उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे HCl है, एक H यहाँ है एक Cl यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में ना देखो कोई लेना देना नहीं है, बहुत दूर दूर है ये एक दूसरे से। तो जब ये बहुत दूर दूर हैं तो इन दोनों का जो कंडक्टिविटी है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो लेट्स से HCl है उसकी मोलर कंडक्टिविटी H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की कंडक्टिविटी जो मोलर कंडक्टिविटी है उसके इक्वल लिख सकते हैं और इनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हम ले सकते हैं। तो अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्वेश्चंस आते हैं भाई इससे, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर आएंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऊपर आएंगे। आपको दी होंगी ये दोनों चीजें, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ से जैसे ही आप अल्फा निकालेंगे और आपको सी भी गिवन होगा, उससे आप क्या निकाल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। कोलराज लॉ की एप्लीकेशंस भी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद बेटा है आपके फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आपके दो लॉज हैं फैराडे के। पहला लॉ ये कहता है कि आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर जितना भी मास डिपॉजिट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर रहे हैं। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछता है, बहुत बार न्यूमेरिकल्स पूछता है। और अगर आप डिटेल में इनके न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं और इसकी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, इसका डिटेल्ड लेक्चर भी बेटा मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, आपके लाइव सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसके रिलेटेड एक एक PYQ भी मैंने कराया है। इसी के साथ साथ सेकेंड लॉ क्या कहता है, देखिए सेकेंड लॉ ये कहता है द मास लिबरेटेड बाय द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद जितना मास लिबरेट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है केमिकल इक्विवेलेंट वेट के, उस पर्टिकुलर जो आपकी इलेक्ट्रोड है उसके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के। तो इसका फॉर्मूला बनेगा W1/E1 इज इक्वल्स टू W2/E2 इज इक्वल्स टू W2/E3। सो बच्चों यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है वो खत्म होता है। यहाँ पर हमने सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है अगर आप इस चैप्टर को ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं और यहाँ पर आप रिवीजन के लिए आए हैं। आई होप आपके लिए ये लेक्चर बहुत बहुत यूजफुल रहेगा। मिलते हैं आप सभी के साथ आपके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।